Good afternoon, students. All are there in the class. Okay. कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए 5 मिनट लग गए. Anyway, come to पेज नंबर 61. पेज नंबर 61 में आ जाओ सब कोई. चैप्टर 2 पेज नंबर 61 में आ जाओ. पेज नंबर 61 निकाल लिया सबने. पेज नंबर 61 पीजेंट्स मूवमेंट. पेज नंबर 61 पीजेंट्स मूवमेंट निकालो सब कोई. निकालिए. ओके चलो. The ancient agriculture system was gradually destroyed by the new administrative system and agricultural policies formed of the Britishers. This new British system gave rise to a new breed of landowners which emerged in rural India. The farmers continued to get trapped in the clutches of the moneylenders and traders due to excessive burden of government taxes and taxes imposed by the landlords. This new class of landlords and the outsiders middlemen found by the British government, greedy and corrupt moneylenders together, made the life of common Indian farmers a miserable one. By the 19th century, the Indian farmers came to such a position that they wanted to confront, break or weaken the hold of British administration, local exploiters and capitalists. तो जो फार्मिंग सिस्टम था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में और कॉलोनाइजेशन रूल में एक दयनीय स्थिति पे आ गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो टैक्सेशन का बोझ जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगा रहे थे. इस टैक्सेशन के बोझ के तले जो है वो इंडियन फार्मर्स वो दबते चले जा रहे थे. कल्टीवेशन उस तरीके से नहीं हो रही थी. सीड्स के लिए उनको पैसा चाहिए था. इन सब चीजों के लिए उनको मनी लेंडर से कर्जा लेना पड़ता था. वो मनी लेंडर उनको फिर उस पर ब्याज लगाती थी. टैक्सेशन अलग भरना पड़ता था. इस तरीके से जो किसान था वो कर्जे ही कर्जे में डूबता चला गया और अल्टीमेटली जब वो टैक्सेशन या ये कर्जे नहीं दे पाता था ईदर बाय लैंडलॉर्ड या कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट जो है उनकी जमीनें छीनकर उनको लैंडलेस कर रही थी. तो इस तरीके से जो है जो पीजेंट्स थे उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ जो आक्रोश है, जो गुस्सा है वो बढ़ता चला जा रहा था. और इस गुस्से की वजह से, ये आक्रोश की वजह से जो है ये पीजेंट्स या फार्मर्स जो है वो रिवॉल्यूशन मूवमेंट्स पे उतर गए. नेक्स्ट है तुम्हारा रीजंस ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट. रीजंस ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट्स के बहुत सारे रीजंस थे. एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, continuously occurring famines for a long time, extracting excessive land revenue from the farmers by zamindars and moneylenders, preparation of fake documents by traders and moneylenders. तो ये सारे रीजंस थे. पहला था जो रेवेन्यू पॉलिसीज थे उसके खिलाफ के किसान बहुत दुखी थे. फिर उसी समय में लगातार सूखा, अकाल जैसे सिचुएशन हो रही थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था. ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू की डिमांड हो रही थी. ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा था जमींदार से, मनी लैंडर से. ये एक रीजन था. और कई बार फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो ट्रेडर्स है वो उनसे उनकी जमीनें वगैरह जो है वो छीन लेते थे. तो ये भी एक रीजन था. ठीक है अर्षित, देख लिया मैंने. अब आते हैं मेजर रीजंस. मेजर पीजेंट्स मूवमेंट. रेबिलियन ऑफ इंडिगो फार्मर्स इन बंगाल. This revolt was against the British monarch. In this revolt, the farmers were assisted by zamindars, moneylenders, rich peasants, and ruler folk. In the 19th century, some retired European officers obtained land from the zamindars of Bengal and Bihar and began growing indigo. They forced the farmers to grow indigo in conditions which were unfavorable to the farmers. In April 1860, the Barasat subdivision and all the farmers from Pavna and Nadia district went on strike and refused to grow indigo.
This strike spread in various parts of Bengal. The government was forced to appoint an Indigo Commission in 1860 to avoid any major chaos. वंशिका कहाँ ढूंढ रही हो? पेज नंबर 62. ये पालीवाल सोते रहती है हमेशा. तो रेबिलियन ऑफ इंडिगो फार्मर्स इन बंगाल. अब क्या है, बंगाल्स में जो इंडिगो फार्मर्स का रिवोल्ट हुआ ये ज्वाइंटली हुआ. ज्वाइंटली हुआ का मतलब ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें फार्मर्स का साथ जमींदार लोगों ने भी दिया. जो रिच क्लास थे उन्होंने भी फार्मर्स का साथ दिया. उसका रीजन था कि उस समय में जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंग्लैंड में टेक्सटाइल मिल्स डेवलप कर रही थी और इंडिगो जो है एक कलरिंग पिगमेंट है, एक कलरिंग एजेंट है जो कपड़ों को रंगने में काम आती है. तो इस चीज की डिमांड वहां पर बहुत ज्यादा थी. इस वजह से जो है वहां पर रेगुलरली जो है वो इंडिगो कल्टीवेशन का वहां पर जो है वो डिमांड बढ़ता चला जा रहा था. और इस इंडिगो डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पर बंगाल, क्योंकि ये जगह बहुत अच्छा सूट करता था, बंगाल बिहार की जो लैंड स्ट्रक्चर थी, ज्योग्राफिकल कंडीशन था, ये इंडिगो फार्मिंग के लिए बहुत ही सुइटेबल और अच्छा था. इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर फार्मर्स और पीजेंट्स को इंडिगो कल्टीवेशन के लिए जो है फोर्स कर रही थी. तो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन वहां के जो कंडीशंस थे वो फेवरेबल नहीं थे, लोगों को उससे कोई खास फायदा नहीं था. इसीलिए जो है वहां के फार्मर्स ने इसके खिलाफ स्ट्रगल किया, स्ट्राइक पे चले गए. सारे के सारे बंगाल के अलग अलग जिले से जो है बारासात, नदिया, तो ये अलग अलग जिले के जो सारे फार्मर्स थे ये स्ट्राइक पे चले गए और अल्टीमेटली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट बैकफुट पर आई और उनको एक इंडिगो कमीशन सेटअप करने पड़ा, जिसके तहत वो फार्मर से सुलह मशवरा करके कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए या इंडिगो एक कमीशन अलग बनाए जिसके तहत फार्मर्स को भी इसका फायदा मिले. अब हम आते हैं सदर्न रेबिलियन ड्यूरिंग 1875. द मेजर कॉज ऑफ दिस रिवॉल्ट इंक्लूडेड एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, reduction in the price and collection of excessive tax from the Maratha farmers. The greedy Marwadi and Gujarati moneylenders manipulated the accounts by forging the signatures of illiterate farmers, through which the civil courts gave verdict in favor of these moneylenders and farmers got disposed of their land. In 1875 AD, the farmers attacked the houses as well as the shops of landlords in Pune and burned those documents which the moneylenders had forced the farmers to sign. Later on, these revolts spread to Ahmednagar and this could only be crushed after employing massive police and military force. To determine the reasons behind the riots, the government appointed a Deccan Right Commission and passed the Agricultural Relief Act in 1879 AD. According to this provision of this act, if the farmers were unable to repay their loans, they could not be arrested or imprisoned. अब ये सदर्न रेबिलियन जो मूवमेंट हुआ शुरू, ये हुआ था 1875 में. ये शुरू हुआ था मराठा फार्मर्स के द्वारा. ये टैक्सेशन के नहीं दे पा रहे थे, तो टैक्सेशन बहुत ज्यादा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और वहां पर जो मारवाड़ी और गुजराती मनी लेंडर्स थे वो उनको फर्जी डॉक्यूमेंट्स में साइन करा के जो है बहुत हाई से हाई इंटरेस्ट में इनको ब्याजुना पैसा देते थे, और फर्जी डॉक्यूमेंट्स जब ये पैसा नहीं दे पाते थे तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है इनकी जमीनें छीन ली जाती थी. इस तरीके से जो है वहां के किसानों में एक आक्रोश पैदा हुआ और पुणे में किसानों का समूह जो है वो ऐसे मनी लेंडर्स के बंगलों पे जाके अटैक कर दिए और बाकायदा मनी लेंडर्स को अपना घर मकान छोड़कर भागना पड़ा. ये मूवमेंट जो है जो मराठा फार्मर्स ने शुरू की थी ये जाके अहमदनगर तक फैल गई और वहां पर भी इतने मैसिव सिचुएशन हो गया, इतने ह्यूज क्राउड में जो है फार्मर्स इस एजिटेशन पे उतरे कि बाकायदा मिलिट्री फोर्स को वहां पर उतरना पड़ा. फोर्स को, ब्रिटिश को जो है फोर्स को वहां पर उतारना पड़ा उनको. बाद में जो है 1879 में इनको रिलीफ मिला डेक्कन राइट्स कमीशन के द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि जो किसान टैक्सेशंस नहीं दे पा रहे हैं या कर्ज नहीं दे पा रहे हैं उनको बाकायदा टाइम फैक्टर दिया जाए, उनको टाइम फैक्टर दिया जाए
ताकि वो अपने कर्जों को चुका सके, और इस एवज में उनको ना तो जेल में डाला जाए और ना उनको पनिशमेंट या इम्प्रिजन किया जाए। इसके बाद हम आते हैं पीजेंट रिवॉल्ट इन द पंजाब। The reason of farmers' movement in the Punjab was the huge debt owned by common farmers and transfer of farming lands into the hands of non-farming community. To curb this land transfer, the government introduced the Punjab Land Alienation Act 1900. ये जो पंजाब रिवॉल्ट था, ये वही रीजन था टैक्सेशन की वजह से, जब वो पंजाब के जो फार्मर्स थे वो टैक्सेशन जब नहीं दे पा रहे थे, तो उनको लैंड्स, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स था, वो मनी लैंडर्स और ऐसे लोगों को ट्रांसफर हो रहा था जो नॉन एग्रीकल्चर में थे। तो इसके खिलाफ वहां के जो है किसानों ने आंदोलन किया, और इस तरीके से जो है पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1900 का गठन किया गया उनके फेवर में। उसके बाद हम आते हैं पीजेंट रिवॉल्ट इन चंपारण। इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, सोनो कहाँ देख रही हो, चैप्टर में हो ना? Peasant revolt in Champaran. In Champaran district of northern Bihar, Europeans used to exploit the indigo farmers. To oppose it, Gandhiji, with the help of Babu Rajendra Prasad, evaluated actual position. Farmers were asked to organize a non-violent movement, but later an inquiry committee was constituted in June 1970. On the basis of its report, the Champaran Agrarian Act was passed. According to the provision of this act, the farmers could not be forced to grow indigo. अब ये जो पीजेंट रिवॉल्ट जो चंपारण में हुआ था, ये वही सेम रीजन इंडिगो कल्टीवेशन के लिए हुआ था कि चंपारण बिहार में जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो वहां के फार्मर्स को इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फोर्स कर रही थी, और उस इंडिगो कल्टीवेशन का उनको कोई प्रॉफिट भी नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से जो थे वहां के किसान जो थे वो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। इस वजह से जो है उनका रिवॉल्ट वहां पर हो रहा था। उसके बाद हम आते हैं पीजेंट रिवॉल्ट इन खेड़ा। दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द बॉम्बे गवर्नमेंट इन 1980 AD. The crops were damaged during the spring season. Even then, the Bombay government continued to demand taxes. While it was made clear in the land revenue laws that if the harvest was below 25% of the normal harvest, then the land revenue will be waived off completely. But the government refused to provide this rebate. Gandhiji organized the farmers and performed satyagraha. Finally, the government was forced to accept the demands made by Gandhiji. तो ये जो था खेड़ा मूवमेंट जो था, ये बॉम्बे गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन था, क्योंकि बॉम्बे गवर्नमेंट जो है उनको रेगुलर टैक्सेस की डिमांड कर रही थी किसानों को। लेकिन पहले एग्रीमेंट ये था कि मान लो अगर 25% से भी कम क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो टैक्सेशन जो है या टैक्सेस जो है वो माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, गवर्नमेंट उनसे टैक्सेस मांगते रही, और फिर अल्टीमेटली हमारे नेशनल हीरो, हमारे फादर ऑफ द नेशन, हमारे बापूजी को कूदना पड़ा मैदान में, और गांधी जी ने जो है वहां पर सत्याग्रह किया लोगों को लेकर, और अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट बैकफुट पर आ गई और किसानों का टैक्स उन्होंने माफ किया। तो ये था तुम्हारा खेड़ा मूवमेंट। अब आते हैं हम अदर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। अखिल भारतीय किसान सभा was constituted in Lucknow on 11th April 1936 AD to run a peasant movement on all India level. The Kisan Sabha organized a movement opposing the land system of landlords in Andhra Pradesh. They also organized a movement against Bakast land, the landlords from tenants who had held in from innumerable years in 1936 AD in Bihar. On 18th October 19, the Kisan Sabha celebrated the Farmers Day against the atrocities committed towards the Satyagrahi. ये अलग अलग प्रांत के अलग अलग रीजन के किसानों को एकत्रित करने के लिए जो है ये अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 AD। इसका जो मेन एम था, मोटिव था, वो ये था
जो अलग अलग प्रांत में किसानों के प्रति जो जमींदारों के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये सारे किसान एकजुट होकर जो है वो आंदोलन कर रहे थे। इसीलिए जो है वो किसान सभा का गठन किया गया था। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो बंगाल का है वो ये तुम्हारे जो पिछले सारे मूवमेंट्स थे उसमें आ गया है। इसमें जो है कुछ बुक्स और कुछ रेफरेंस है जो बंगाली टर्म्स में है, तो ये उतना इशू नहीं है। ठीक है, मेन जो मूवमेंट्स है वो सारे कवर हो गए हैं। पालीवाल नहीं, सॉरी, मेरे को मालूम है। ठीक है, उसके बाद में अब आते हैं हम पॉलिटिकल मूवमेंट्स फ्रॉम 1857 टू 1919। अब ये पीसेंट्स का मूवमेंट हमने देख लिया। अब पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखते हैं कि 1857 से लेके 1919 तक क्या पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए। देखो, political movement. After the failure of the freedom struggle of 1857 AD, the leadership of the freedom struggle came into the hands of the modern educated landlords and aristocratic class from India. These sections used to send reminders and applications to the parliament for getting their demands fulfilled. They organized the educated class and made people aware of the atrocities committed by Britishers. The people who initially led the struggles had faith in the moderate class from England. These people wanted to convince moderates to understand the actual scenario in India, to make them fulfill the ambitions of Indians and prepare them to implement constitutional and administrative reform. Along with this, they also wanted to spread the movement by making aware the masses about the exploitation and atrocities of the Britishers and to unite people from all parts, sections and religions of the country. ये जो तुम्हारा पॉलिटिकल मूवमेंट था, ये शुरू हुई एडुकेटेड जमींदार क्लास से, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो एडुकेटेड जमींदार क्लास के लोग जो थे, अब वो लोगों के भले के लिए और लोगों के फेवर के लिए जो है वो आ रहे थे। दिव्यांशु, मैसेज कर दो, मैसेज कर दो, वॉइस नहीं आएगी। तो ये जो इसको क्विट करो और मैसेज कर दो। ये जो क्लास थी, ये अब किसानों के हक के लिए जो है रिमाइंडर्स देना, लेटर्स इश्यू करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है कंपनसेट करने लगी। इनको उम्मीद थी कि जो एक्चुअल किसानों की जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, उसको समझकर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट किसानों के फेवर में कुछ फैसले लेगी। साथ ही साथ ये किसानों को भी ऑर्गेनाइज कर रही थी अपने साथ में, ताकि वो अपनी जो है आवाज उठा सके अपने हक के लिए। तो इस तरीके से वो साइमल्टेनियसली दो काम कर रहे थे। एक किसान के फेवर में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रहे थे, और दूसरा किसानों को भी अपनी आवाज उठाने के लिए एकत्रित कर रहे थे। वंशिका, बैरी, तेरे को प्रॉब्लम होता रहता है, ईयरफोन लगा लो। बाकी किसी को तो कोई इश्यू नहीं है, ईयरफोन लगाओ। तुम चाहती हो कि मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट जाए और एसएसटी क्लास बंद हो जाए? तुम्हारे इंटेंशंस पता है। निहारिका को देखो कितने मजे से सुन रही है, सोनू देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनिष्का को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मोटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, spread of political renaissance after 1858 AD. Political ambitions of the Indians started gaining momentum gradually. They desired not only to be employed in the civil services but also to control it. A demand of government elected by people and responsible towards the people started rising.
In 1868 AD, one such demand was made by Christo Das Pal, who was the editor of a leading newspaper named Patriot, published from Bengal. In 1874 AD, in an article titled Swarajya, he talked about provision of a constitutional forms of government by Indians and for Indians in India. अब देखो, ये जो स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल रिनाइंस था, अब जो इंडियंस थे वो धीरे धीरे क्या है, जागरूक हो रहे थे। और इंडियंस जो पढ़े लिखे थे वो चाह रहे थे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में आए, ऑफिसर्स जॉब्स में आए, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में आए, ताकि वो अपने लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में रह के कुछ भला कर सके। अब ब्रिटिशर्स की जो उस समय जो पॉलिसी थी, वो इंडियंस लोगों को ऊंचे पद पर ये लोग सिलेक्ट ही नहीं करते थे, इंडियंस को ऊंचे पद दी ही नहीं जाती थी, इनको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में छोटे पदों पर ही रखा जाता था। तो अब जो है वो लोग, ये जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके का संविधान बनाए रखा था, जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था, वो उसमें चेंजेस चाहते थे। वो ये चाहते थे, अब इंडियंस जो पढ़े लिखे थे वो चाहते थे कि इसमें संशोधन किया जाए, इसमें चेंजेस किया जाए, और इंडियंस को भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जो है उनको हक दिया जाए। और इसके लिए कई लोग आवाज भी उठा रहे थे, जैसे बंगाल में एक एडिटर था कृष्ण दास पाल। ये बंदा जो था एक पैट्रियट नाम का मैगजीन न्यूज़पेपर छापता था, और इसके तहत इस न्यूज़पेपर में सिचुएशंस को हाईलाइट करके और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके जो है इस तरीके का डिमांड वो कर रहा था कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो है वो दी जाए। Now comes Indian Bharatiya Association. This association was formed under the leadership of Surendranath Banerjee in 1876 AD in Albert Hall in Calcutta. Around 800 delegates participated in this event when it was decided that organization will form a forum of people with similar political ideas and will unite messages. अब ये इंडो भारतीय एसोसिएशन, इसको फॉर्मेशन किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इसने एल्बर्ट हॉल कलकत्ता में एक एसोसिएशन बनाया जिसमें 800 डेलीगेट्स थे। ये अब जो है नए आइडियाज इंडियंस के लिए, नए पॉलिसीज के फेवर में आ रहे थे, ताकि जो है लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है इन मूवमेंट्स में जुड़े। और फॉर्मेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। Indian National Congress was the outcome of political development which took place in India after 1858. It was formed by Allen Octavian Hume. तो इसको जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन है ये 1858 में हुआ था, और इसको एक ब्रिटिश ऑफिसर ने फॉर्म किया था जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उसको शॉर्ट में AO ह्यूम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है पहली बार कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया था। The objective of British government behind formation was to collect information about the mindset of the Bhartiyas and to form such association in which the political leaders get a chance for venting their anger so that the British government could prevent them from making concerted efforts to oust the Britishers from the country. अब ये ब्रिटिशर्स ने फॉर्म किया था इस मोटिव से, ताकि जो उनके इंडियन लीडर्स है उनको अपने साथ शामिल कर सके। इसके तहत जो है वो इंडियंस का क्या माइंडसेट है, क्या सोच है, उस क्या लीडर्स चाहते हैं, इसके बारे में वो जान सके, ताकि जो है जो रेगुलर जो क्लैशेस होता था ब्रिटिशर्स का और इंडियन रेवोल्यूशनरीज का, उस पे वो चाहते थे कि एक अंकुश लगे, और जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली जो है इंडिया में रूल कर सके और अपना वर्क को स्मूथली कर सके। तो इस मोटिव से जो है उन्होंने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की थी। On 28 December 1885 AD, its first meeting was held at Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Mumbai under the presidency of Umesh Chandra Banerjee। तो इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? 1885 AD में हुई थी
तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन कर लेना, ये आएंगे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। और इसको जो हेड किया था उसको किया था उमेश चंद्र बैनर्जी ने। इन इट 72 रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेटेड। 4 ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस वर हाईलाइटेड इन द मीटिंग। अब ये जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? किशन ध्यान दे, नहीं तो वो कार्टून जैसी शक्ल बना दूंगा मैं तेरा। तो आईएनसी का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो था to provide an opportunity of mutual interaction to people who were employed in the cause of nation's development। एक म्यूचुअल इंटरेक्शन हो, एक कनेक्टिविटी बैठे ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन लीडर्स के बीच में, जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों की सहमति से जो है आगे के डिसीजंस लिए जाए और क्लैशेस ना हो। ये तो था तुम्हारा पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, डिस्कसिंग द प्रोग्राम्स फॉर द कमिंग ईयर। आने वाले सालों में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या फैसले लेगी, उसको वो एक इंफॉर्मेशन वो देना चाहती थी, ताकि लोग पहले से ही अवगत रहे कि आने वाले सालों में क्या क्या होने वाला है। तीसरा मोटिव जो था आईएनसी का, कीपिंग फुल फेथ एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश एम्पायर and opposing the government's work which are performed against the principles framed by the Parliament of England। तो इस तरीके से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, इस तरीके से जो है लोग जो है वो रिवॉल्यूशन ना करके, आंदोलन ना करके, रिवॉल्ट्स ना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति जो है वो लॉयल रहे और ईमानदार रहे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को समर्पित अपने कार्य या वर्क करे। और फोर्थ और लास्ट जो मोटिव था वो था, दिस ऑर्गेनाइजेशन विल इनडायरेक्टली टेक द फॉर्म ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड गिव अ सुटेबल आंसर टू बिलीफ of the Britishers that the representatives elected by India are incapable to handle the administration। The period of Congress can be divided into 2 phases। The first phase from 1885 to 1905 AD is regarded as the moderate period of moderate politics or political beggary। The second phase from 1905 to 1980 is regarded period of extremist or extremist politics। अब देखो ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये अंग्रेज बहुत शार्प हुआ करते थे, बहुत ही शार्प थे। अब इनका कुछ भी ये करते थे ना, किसी के भले के लिए नहीं करते थे, इनमें हमेशा जो है एक बहुत शार्प ऑब्जेक्टिव होता था। अब देखो इनका जो शार्प ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तरफ तो ये इंडियंस को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जो है आपके फेवर में हैं, हम लोग जो है आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको सुन रहे हैं और आपके लिए अच्छे वर्क करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम तालमेल बिना कर एक साथ बिना लड़ाई झगड़े के काम करें। ये तो इंडियन लोगों को दिखाया जा रहा था। इंग्लैंड में बैठे इनके जो हाई ऑफिशियल्स थे, उनको ये दिखाती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और ये जो इंडियंस हैं ये निकम्मे हैं, नाकारा लोग हैं, ये कोई अच्छाई का काम नहीं कर सकते, ये कोई भलाई का काम नहीं कर सकते, ये लोग जो है बिल्कुल जो है निकम्मे और नाकारा लोग हैं। ये ब्रिटिशर्स हायर ऑफिशियल्स को बताया जा रहा था। अब लास्ट पैरा, इस पैरा का इस लास्ट टॉपिक, इसको खत्म करेंगे आज की क्लास में। In the Congress, moderate leaders of the first phase, Dadabhai Naroji, Firoz Shah Mehta, Dinshaw Wacha, Vyomkesh, and Surendranath Banerjee dominated the political horizon of the Congress। These people believed in moderate and reasonable politics। They interpreted their politics as the fusion of liberalism and moderation। These people advocated end of religious and caste discrimination, professed equality among human beings, equality before law, extension of civil liberties of the masses, and development of representative organization। In this period, there were a predominance of wealthy middle income group and intellectuals that included doctors, engineers,
journalist and literature lecturer. Sorry, ये lecturers होगा, ये print mistake. In the Congress, the representatives of Congress of this period hailed from big cities and had no connection with the masses. The moderates were in favor of maintaining and strengthening the British Empire. They feared that if the Britishers left India, it would cause mismanagement. Colonial rule was a symbol of peace and good system according to them, and they believed that it was important for India that the Britishers should remain here for a long time. The moderates believed that the Britishers were just and they would do justice with India. The complaints of Indians were due to British employees or because the Britishers did not have thorough knowledge about problems of India. This was the reason that the moderates paid more attention to Coward's propaganda in England. In this period, the Congress did not demand independence for India, rather they just demanded for certain concessions. अब ये जो आईएनसी के लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स, ये देखो इनकी क्या सोच थी। ये जो आईएनसी के लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डिंशो वाचा, व्योमेश, इनकी ये चाहते थे, इनकी जो सोच थी ये थी कि हमारे देश को तो ब्रिटिशर्स ही चला सकते हैं, ये ब्रिटिश लोग ही कैपेबल हैं कि हमारे देश को सक्षम रूप से चलाने के लिए, ये ब्रिटिशर्स ही हैं जो हमारे देश के लोगों का भला कर सकते हैं, ये ब्रिटिशर्स ही हैं जो हम लोगों का डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं। ये इनकी सोच थी, इसलिए ये लोग चाहते थे ब्रिटिशर्स ना जाए इंडिया को छोड़कर, इनका गवर्नमेंट बहुत अच्छे से चले, ब्रिटिशर्स आबाद रहे, इनका कोई 1% इंटेंशन नहीं था कि हमको आजादी के लिए लड़ना है, इसीलिए इतने साल लग गए हमको आजादी प्राप्त करने में। इनकी तो सिर्फ यही मोटिव थी, कंसेशन कर रहे थे, जैसे भीख मांगते हैं वैसे कंसेशन कर रहे थे कि इसमें थोड़ा सा इंडियंस के लिए कुछ कर दो, इसमें थोड़ा सा इंडियंस के लिए फेवर कर दो, क्योंकि ये लोग खुद भी सोचते थे कि इंडियंस लोग निकम्मे और नाकारा है, ये लोग अपना भला कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग एक दूसरे की तरफ मत देखो। ये उनकी सोच थी कि जो इंडियंस लोग हैं वो निकम्मा नाकारा है, ये खुद कुछ नहीं कर सकते, ये ब्रिटिशर्स ही हैं जो हमारा भला कर सकते हैं, हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़कर ना जाए हमको, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएट करते थे इंडियंस के लिए, कुछ भलाई के लिए, कुछ इनके फेवर में कर दे। इंडिपेंडेंस का इनका कोई मोटिव नहीं था, इनको आजादी नहीं चाहिए थी, इनको ये ब्रिटिश रूल ही चाहिए थी, इसी में खुश थे, इसीलिए वो जो गधेनुमा पॉलिसी, बकवास की पॉलिसीज के जो थे ब्रिटिशर्स को, उन सबको ये फेवर कर रहे थे और हाँ में हाँ मिला रहे थे। दिव्यांशु, गधा खुद गधा, उसको पता नहीं चलता, उसको जब कोई गधा बुलाता है ना तब उसको पता चलता है, समझा? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास पेज नंबर 64, सेकंड पेज, बिगिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशन स्टार्ट करेंगे हम, और उसके बाद नोटबुक्स रोज लेके बैठोगे, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके नोट्स मैं तुम लोगों को करा दूंगा, ठीक है? ओके, हैव ए नाइस डे एंड गो फॉर द नेक्स्ट क्लास।
Good afternoon, all of you. Class 10th. आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कहानी ईदगाह। ईदगाह कहानी चैप्टर फर्स्ट सेकंड चैप्टर है गद्य भाग में, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह। और इस कहानी में पेज नंबर 47 में आ जाइए। 47 यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि हामिद जो एक छोटा सा बच्चा है वो किस प्रकार से गांव से शहर मेले में जाता है अपने मित्रों के साथ। वहां मेले की धूमधाम में बहुत सारी चीजें हैं, खाने पीने की, खिलौनों की, वो सारी चीजें देखता है। लेकिन अंत में वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी दादी के लिए एक लोहे का चिमटा खरीदता है। 3 पैसे ही उसके पास थे और वो उन 3 पैसों में वो चिमटा खरीदता है। हालांकि उसको लग रहा था कि दुकानदार देगा नहीं, लेकिन फिर भी दुकानदार ने उसको बुलाकर चिमटा 3 पैसे में दे दिया। तो वो बड़ी शान से अकड़ता हुआ अपने कंधे पर बंदूक की तरह रख कर, जैसे एक सिपाही जाता है शान से, वैसे ही शान से वो अपने दोस्तों के पास आया। यहाँ से हम पढ़ रहे थे। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? मोहसिन ने हंसी उड़ाते हुए उसकी कहा, ये चिमटा क्यों लाया पागल, इसका क्या करेगा? तो उसने कहा, हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, ये कोई चिमटा कोई खिलौना है? मतलब तुम अपने खिलौने को लो। उसने जोर से चिमटा जमीन पे गिराया, देखा कुछ नहीं हुआ। तुम अपने भिश्ती को गिराओ, देखो अभी चूर चूर हो जाए। तो वो कहता है, अरे ये कोई चिमटा तो कोई खिलौना थोड़ी है कोई। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया हीरो का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। मजीरे बजाते हैं, कीर्तन में होता है इस तरीके का एक चिमटा। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। मतलब वो अपने खिलौने की, मतलब जो चिमटा लाया है उसकी अधिक तारीफ करते हुए कहता है कि खिलौना कैसे नहीं है, देखो ये कंधे पे रखा मैंने तो ये बंदूक बन गई, और ऐसे हाथ में ले लिया तो ये फकीरों का चिमटा हो गया। फकीरों का चिमटा मतलब जो साधु सन्यासी जो होते हैं वो चिमटा नहीं बजाते हैं, चिमटे में लगे रहते हैं झुनझुने से जो बजते हैं। और चाहूं तो मजीरे का काम भी ले सकता हूँ, जैसे मजीरा बजाते हैं वैसे इसको बजा भी सकता हूँ, आवाज करता है ये। और अगर एक चिमटा जमा दूं यानी जोर से पड़ जाए तो तुम्हारे सारे खिलौने टूट जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। फिर वो कहता है कि मेरा ये चिमटा जो है
इसका तुम्हारे खिलौने कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये तो सब में शेर है, यानी सब में बहुत ये ताकतवर है और हिम्मती है। सम्मी ने खंजरी ली थी। सम्मी जो दूसरा लड़का था उसने खंजरी ली थी। खंजरी समझते हो क्या होता है? जो एक ढपली नहीं होती है जिसमें चारों तरफ वो मजीरे जैसे लगे होते हैं, ढपली जिसको बजाते हैं, तो उसको खंजरी बोलते हैं। तो उसने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। यानी मैंने ये ढपली ली थी बजाने वाली, 2 आने की थी, तो अदला बदली कर लें, तो मेरा ले लो, ये भी 2 आने की है, बदलोगे इससे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, उसकी ढपली की ओर बहुत उपेक्षा से देखा कि जैसे ये मेरे काम की नहीं है, बेकार है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। मतलब मेरा चिमटा तो अभी तुम्हारी ढपली में अगर घुस जाए, उसका सारा जो ढपली लगी होती है चमड़े की, वो सारी फट जाएगी। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मतलब उसने अपने चिमटे की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारी ये ढपली तो किसी काम की नहीं है, पानी पड़ जाए तो बेकार हो जाए, बस ढप ढप बजती है खाली, कोई मतलब की नहीं है। और मेरा ये चिमटा चाहे आंधी आए, तूफान, पानी हो, आग हो, सब में इसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब जब इतनी सारी बातें उसने बताई तो सारे लोग जो थे वो मोहित हो गए। मोहित हो गए मतलब बड़े इम्प्रेस हो गए उसके खिलौने से। वाकई चिमटा वाकई बहुत काम की चीज है। अब किसके पास पैसे धने हैं, लेकिन तब तक तो वो सारे पैसे खर्च कर चुके थे। अगर उनके पास पैसे होते तो वो भी दौड़ के चिमटा ले आते, लेकिन उनके पैसे खत्म हो गए थे। फिर मेले से दूर निकल आए थे और चलते चलते मेले से भी काफी दूर आ गए थे। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा कर रखे थे। सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये बड़ा बदमाश है, इसने इसीलिए अपने पैसे बचा रखे थे कि एंड में ये लेके आया। अब तो हम ला भी नहीं सकते, बाप से जिद करेंगे वो भी पैसे नहीं देंगे, मेले से दूर भी आ गए हैं, पैसे भी खत्म हो गए हैं, तो वाकई अब और इतनी धूप हो गई है, अब घर भी पहुंचना है जल्दी से, तो इसलिए दोबारा जा भी नहीं सकते। तो ये वाकई बड़ा चालाक है, इसने सबसे मतलब समझदारी का काम किया। सारे बड़े उससे वो हो गए इम्प्रेस। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। यानी 2 दल हो गए, चारों बच्चे एक तरफ और हामिद अकेला एक तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है दोनों में, तर्क वितर्क हो रहा है दोनों दलों में, दोनों ग्रुप में। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। सम्मी जिसके पास ढपली थी और जो उसको एक्सचेंज का ऑफर दे रहा था, वो उसके ग्रुप में आ गया। वो किसके पास आ गया? वो हामिद के पास। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो गए थे। यानी कि दूसरे पक्ष में जो मोहसिन, नूरे, महमूद थे, ये सब हामिद से 1-2 साल बड़े थे, और लेकिन फिर भी जो बातें हामिद ने चिमटे के बारे में बताई और उससे उनको जो चोट लगी कि हाँ वाकई इसका बड़ा खिलौना दमदार है या इसका चिमटा बड़ा ताकतवर है, तो वो उसके आघातों से आतंकित हो गए थे। मतलब जो चोट लग रही थी उनको उसकी बातों से, वो डर गए थे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा, और वो न्याय की बात कर रहा है, सही बात कर रहा है, गलत भी नहीं कर रहा, नीति की बात कर रहा है। क्योंकि एक तरफ लोहा है, एक तरफ मिट्टी है। उनके सबके खिलौने मिट्टी के हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कभी भी वो टूट सकते हैं, और उसके पास लोहा है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए और चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। ये बात कौन कह रहा है? हामिद। हामिद और अपनी बात प्रभाव से कहने के लिए, अपने चिमटे का प्रभुत्व जमाने के लिए कह रहे हैं कि अगर अभी कोई शेर आ जाए ना, ये तुम्हारे खिलौने जितने हैं ना, ये सब छुप जाएंगे या जमीन में गिर जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा जो है ये डरने वाला नहीं है। ये रुस्तमे हिंद, ये रुस्तमे हिंद मतलब हिंद की शान है, भारत की शान है, और ये लपक कर शेर की गर्दन पे सवार होकर उसकी आंखें तक निकाल सकता है। तो इस तरीके से वो चिमटे का गुणगान कर रहा है।
मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता, मतलब सब काम कर सकता है लेकिन पानी तो नहीं भर सकता तुम्हारा चिमटा। तो हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पे भी छिड़कने लगेगा। चिमटे को उससे खड़ा करके कहा, अभी अगर ये भिश्ती को एक डांट लगाएगा ना तो भिश्ती अपने आप पानी इसके घर भी आके दे जाएगा। मोहसिन परास्त हो गया, हार गया वो तो, भाई उसके तर्क के आगे जीत ही नहीं पाया। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। मतलब महमूद ने अपनी बात से उसको दबाने की कोशिश की और क्या कहा, अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, कि अगर पकड़े में आ गए ना ये कि इस तरीके से ये कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं और काम करवा रहे हैं, तो थाने में अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैर पड़ेंगे, तब तो मेरे खिलौने के पास आना पड़ेगा ना इनको। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? हामिद के पास बच्चा ही था, नहीं जवाब आया, क्या जवाब दूं? तो उसने पूछा, मुझे हमें पकड़ने कौन आएगा? तो नूरे के पास सिपाही था, तो नूरा बोला कि ये सिपाही वाला बंदूक आएगा, मेरा बंदूक जो है ना सिपाही लिए जो खड़ा है बंदूक लेके, वो आएगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे, ये तुम्हारी मिट्टी के खिलौने ये हमको पकड़ेंगे? अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मतलब मेरे चिमटे से कुश्ती करा के देख लो, अभी दूर भाग जाएंगे, ये क्या लड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे हमको? उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। एक मिनट देखें जरा क्या लिख रहे हैं आप लोग। ये तरह तरह के फेसेस क्यों बना रहे हो आप लोग हैं? अनिरुद्ध, किशन, कुणाल, दिव्यांशु, वॉइस नहीं आ रही है? किशन कह रहा वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, और जोर से बोलती हूँ, देखो आती है कि नहीं आती। आवाज आ जाए तो बोल देना यस, या साइन कर देना जो भी। नूरे ने, हाँ, तो जिस तरीके से बच्चे आपस में एक दूसरे के खिलौनों की जो है दूसरे के खिलौने से अपना खिलौना ज्यादा बढ़िया बता रहे हैं, तो मोहसिन जो था उसने कहा, उसको एक नई चोट सूझी, यानी उसको नई बात सूझी हामिद को दबाने की। क्या? उसने कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, कि तुम चिमटे की बड़ी तारीफ कर रहे हो, इसका मुंह तो रोज आग में जलेगा, ये तो रोज आग में जाएगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा। ओके, थैंक यू किशन। तो उसने समझा था कि हामिद चुप हो जाएगा, इस बात पे उसकी कोई जवाब नहीं देते बनेगा। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। लौंडियों की तरह मतलब लड़कियों की तरह, जैसे लड़कियां थोड़ी सी डरपोक स्वभाव की होती हैं, कोई खतरा होता है उसको देखते ही अंदर भाग लेती हैं, तो ये लड़कियों की, उनको बता रहे कि लड़कियों की तरह खिलौने भाग जाएंगे अंदर। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तमे हिंदी कर सकता है, यानी आग में कूदना कोई साधारण काम नहीं है, ये तो मेरा चिमटा ही कर सकता है। महमूद ने एक जोड़ लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। महमूद ने फिर अपनी बात, देखा होगा ना बच्चों के पास जब खिलौने होते हैं तो वो अपने खिलौने को ज्यादा बेटर बताते हैं दूसरे से। तो यहाँ पे बच्चों के इसी बाल मनोविज्ञान की ओर संकेत है कि बच्चे किस प्रकार अपने खिलौने को ज्यादा अच्छा बताते हुए क्या क्या तर्क दे रहे हैं। तो एक बच्चा कह रहा है कि मेरा जो वकील का खिलौना है ये तो कुर्सी मेज पे बैठेगा, और तुम्हारा ये चिमटा कहाँ रहेगा? बावर्ची खाने में, रसोई में, जमीन में पड़ा रहेगा चूल्हे के पास। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। सम्मी और नूरे जो बेचारे चुप हो गए थे, उनमें भी जान आ गई कि हाँ ये बात तो सही है, इसकी बात सही है। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, मतलब इस लड़के ने कितनी बढ़िया बात कही है। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और कर भी क्या सकता है? चिमटे का तो काम ही बावर्ची खाना यानी किचन, रसोई। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा। अब इस बात पर हामिद के पास कोई फड़कता हुआ मतलब कोई तेज तर्रार जवाब नहीं मिला, तो उसने धांधली शुरू कर दी। क्या कहना शुरू कर दिया? धांधली शुरू कर दी, मतलब
उसने बात को घुमा फिरा के घुमा के गोल गोल घुमाना शुरू कर दी। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। है समझ में? जब बच्चों के पास कोई बात का उत्तर नहीं होता ना, तो फिर वो क्या करते हैं, बेईमानी पे उतर आते हैं, है ना? होता है ना ऐसे, सही बात नहीं कर पा रहे तो फिर वो बेईमानी करने लगेंगे। तो वैसे ही हामिद के पास भी जब बात का उत्तर नहीं रहा ना, तो वो भी बेईमानी पे उतर आया और क्या कहने लगा कि जब तुम्हारा वकील कुर्सी पे बैठेगा ना, तो ये मेरा चिमटा जाके उसे जमीन पे पटक देगा और सारा कानून पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, यानी बात कुछ बनी नहीं, ये तो गाली गलौज जैसी थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। धेलचा और गंडे वाले कनकौआ का मतलब है जो छोटी पतंग और बड़ी ढाल, है ना? तो जैसे कोई छोटी पतंग जो है बड़े से ढाल को काट जाए, पतंग को कनकौआ कहा जाता है। पतंगों को लखनऊ में और उत्तर प्रदेश साइड में जो पतंगे होती हैं उनको कनकौआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनकौआ। और यहाँ पे धेलचा और गंडे वाले मतलब जिसमें ढाल होती है, बड़े बांस वाले। तो यही बात, मतलब तीनों, जब उसने कहा ना कानून पेट में डाल देगा सारा कानून, तो ये बात इतनी छा गई कि वो बेचारे तीनों सन्न हो गए। उनको ऐसा लगा जैसे उनकी बड़ी सी पतंग को कोई छोटी पतंग आके काट जाए। ऐसा होता है ना, बड़ी सी ढाल को कोई एक मामूली सी पन्नी वाली छोटी सी पतंग ही काट जाती है तो बड़ा बुरा लगता है कि अरे, वैसा ही बुरा उन तीनों को लगा। बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती थी। हालांकि बात बेतुकी थी, उसने बेसिर पैर की बात की थी, कोई तथ्य नहीं था, लेकिन कानून पेट में डाल देना इस तरीके से जब कहा ना कि वो उनके लिए नया था, कुछ नयापन था। हामिद ने मैदान मार लिया मतलब जीत गया भाई, उसकी तो वाहवाही हो गई। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। कुल मिलाकर सारे बच्चों ने हार मान ली और उन्होंने समझ लिया कि वाकई इसका चिमटा जो है वो सबसे बढ़िया है और हमारे तो कुछ भी नहीं है। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। अब जीतने वाले को जो आदर भाव सत्कार मिलता है, हारने वालों से उसे भी मिला, क्योंकि सारे बच्चे उसके आगे समझ गए कि भाई तेरा ही चिमटा शहंशाह है, भाई हमारा तो कुछ नहीं है। और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ला सके। हामिद ने 3 पैसों से रंग जमा लिया, यानी और बच्चों ने एक तो इतने महंगे खिलौने खरीदे और उसमें भी कुछ रंग नहीं जमा पाए मतलब कोई इंप्रेशन, प्रभाव नहीं डाल पाए, और उसने 3 पैसे के चिमटे में बाजी मार ली और सबसे आगे हो गया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। उन्हें लगा सही बात तो है, हमारे खिलौने तो टूट टाट के बराबर हो जाएंगे और इसका चिमटा तो सालों साल चलेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी मतलब कंप्रोमाइज होने लगा, यानी आपस में सुलह होने लगा और वो लोग समझौता करने लग गए। क्या समझौता करने लगे? मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिश्ती लेकर देखो कि चलो तुम अपना चिमटा जरा मुझे दिखाओ, मेरा खिलौना तुम देख लो। कहाँ तो वो उसको अपना खिलौना छूने तक नहीं दे रहे थे। अब जब वो देखा कि उसके चिमटे की वाहवाही हो रही है तो अदला बदली कर रहे हैं। देखो बच्चों का ऐसा स्वभाव भी होता है, देखा होगा आपने कि तू मेरा ये पेंसिल बॉक्स ले ले, अपना पेंसिल बॉक्स मुझे दे दे। आप लोग करते हो ना कभी कभी कि तू ये मेरा रख ले, अपना मुझे दे, क्योंकि उनको दूसरे का ज्यादा अच्छा लगता है। तो फिर हामिद को महमूद और नूरे ने भी अपना अपना खिलौना पेश किया, यानी सबने कहा कि हाँ हाँ बारी बारी से तो हमारा खिलौना ले ले, थोड़ी देर के लिए हमको चिमटा दे दे। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, यानी हामिद उन खिलौनों को लेके बहुत खुश हो रहा है कि देखो वाकई कितने खूबसूरत है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं आप लोग। आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या? अंशुल क्यों रो रहा है? अनिरुद्ध, अंशुल क्या दिक्कत है बेटा? शिवम क्यों बल्ले दिखा रहे हो तुम? हाँ, पढ़ाई कर लो चुपचाप, चैटिंग तभी करो जब बहुत आवश्यक हो,
नहीं तो पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा आपका। तो हामिद जो था उसको कुल मिला के खिलौने सारे देखने को मिल गए उसके चिमटे की बदौलत। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच, ये चिमटा भला इन खिलौनों की बराबरी क्या करेगा। मालूम होता है कि अब बोले अब बोले। अच्छा, बेचारे जो हार गए थे उससे सारे बच्चे, उनको उनके आंसू पोंछते हुए, मतलब उनको हमदर्दी दिखाते हुए बोला कि अरे भाई, मैं तो तुम्हें यूं ही चिढ़ा रहा था, मेरे चिमटे के आगे ऐसा नहीं है, तुम्हारे खिलौने कुछ नहीं है, तुम्हारे खिलौने बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है अब बोले कि अब बोले, यानी इतने सजीव हैं कि अभी जैसे बोल पड़ेंगे, बहुत सुंदर खिलौने हैं तुम्हारे। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा था। लेकिन मोहसिन की पार्टी जो थी, जिससे उसकी पार्टी में जो थे ना, महमूद, नूरे, कितना ही हामिद दिलासा दे, उनको तसल्ली नहीं हुई। और उनके दिमाग पे तो हामिद के चिमटे का सिक्का जम गया। सिक्का खूब बैठ गया था। सिक्का खूब बैठ जाना मतलब होता है प्रभाव जम गया, यानी कि उनके मन पर चिमटे का प्रभाव बुरी तरह असर छोड़ गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट सकता। जैसे गोंद से चिपका दिया जाए टिकट, तो फिर वो पानी से छूट नहीं सकता, फट के ही निकलेगा टिकट चिपकाते हैं तो वैसे ही उनके मन पर ये बात चिपक गई थी कि चिमटा जो है वो बेटर है, तो बेटर ही है। तो उनको चिमटे के आगे अपने सारे खिलौने बेकार लग रहे। तो मोहसिन क्या बोलता है, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। ये बात उसने कही थी ना कि मुझे दुआएं मिलेंगी, तुम्हारे खिलौनों के लिए कौन दुआ देगा। तो ये बात उसके मन पे थी। तो मोहसिन बोलता है कि हाँ, इस खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा ना। महमूद कहता है, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले से यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। तो वो बोला, दुआ तो छोड़ो, घर पे जाएंगी तो मार और पड़ेगी अम्मा से। वो कहेंगी यही मिट्टी के खिलौने मिले तुम्हें लेके आने को, और कुछ नहीं मिला। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर हो। अब उन सब की बातों से उसको लगा कि हाँ, वाकई इनके खिलौने देखकर किसी की माताएं, मम्मियां इतनी खुश नहीं होंगी जितनी मेरी दादी इस चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। यानी उसने 3 पैसों का जो उपयोग किया था, जो चिमटा खरीदा था, उसके लिए उसको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। और अब तो चिमटे ने धाक जमा ली थी भाई, सारे खिलौनों में वो सरताज हो गया था। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। रास्ते में महमूद को भूख लगी, पिता साथ में था, तो उन्होंने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। अब महमूद को जब पता चला ना इसके पास चिमटा है, ये चिमटे से मैं इससे ले सकता हूँ, तो उसने शेयर कर लिया, केला खिलाया। कहा तो उसको पूछ नहीं रहे थे, चिढ़ा रहे थे। अब वो केला भी साझी कर रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए और सारे मित्र मुंह देखते रह गए। उसने दूसरे दोस्तों को कुछ नहीं पूछा, हामिद को केला खिलाया। किसकी वजह से? चिमटे की वजह से। यह उस चिमटे का प्रसाद था। वास्तव में ये सब उस चिमटे की वजह से ही था, जिसने वो दोस्तों पर उसका प्रभाव जमा दिया था। तो जितनी भी बच्चों की बातें हुई, आपने देखा कि इन बातों में यही पता चलता है कि बच्चे वाकई मनोवैज्ञानिक, अगर हम विश्लेषण करें तो बच्चे जो है स्वाभाविक रूप से निर्मल स्वभाव के होते हैं। मन में जो आता है वो बोलते हैं, है ना, कोई उनमें पाप या दुर्भावना नहीं होती। अब तीसरा खंड हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा खंड है 11 बजे गांव में हलचल मच गई। यानी 11 बजे तक ये लोग गांव वापस लौटकर आ गए थे। यानी सुबह ठंडे तड़के निकले थे और 11 बजे तक सब गांव शहर से वापस लौटकर आ गए। गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए, यानी मेले से लौटकर लोग आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। अब बता रहे कि जब ये बच्चे अपने अपने खिलौने चीजें लेके घर पे पहुंचे तो घर पे क्या हाल हुआ उनका, वो बता रहे हैं। तो पहले मैं बताया कि मोहसिन की छोटी बहन जो घर पे ही थी, गई नहीं थी, जैसे ही भाई आया दौड़कर उसके हाथ से भिश्ती खींच लिया और भिश्ती जो था और खुशी के मारे उछली वो, कि ऐसी उछली कि वो खिलौना
जमीन पे आके गिरा और वो सुरलोक पधारे मतलब स्वर्ग सिधार गए, मतलब खिलौना टूट गया बिजली का। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। अब मोहसिन लेके आया था, बहन तोड़ देगी तो मारपीट तो होनी थी। भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए, लड़े और रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। अम्मा आई, दोनों को लड़ते झगड़ते देखा तो दो दो झापड़ और लगाए कि लो अच्छे से खेल लो। मियां नूरे के वकील का अंत उसकी प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। अब मियां नूरे ने जो वकील का खिलौना खरीदा था उसका कैसे अंत हुआ? वो खिलौना थोड़ा अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल मरा। जैसे भिश्ती तो बिल्कुल गरीब होता है, तो भिश्ती तो बेचारा जमीन पे आके मर गया, लेकिन वकील थोड़ा ओहदेदार पद, ऊंचे पद में होता है, सम्मानित व्यक्ति होता है, तो उसका अंत भी, खिलौने का अंत भी थोड़ा सम्मान से हुआ। कैसे? प्रतिष्ठा अनुकूल मतलब सम्मान से हुआ। कैसे? वकील जमीन या ताक पर तो बैठ नहीं सकता, अब वकील को जमीन पे या ताक पे तो रख नहीं सकते, तो उसकी मर्यादा का विचार तो रखना पड़ेगा। उसकी जरा मर्यादा का मतलब उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई वो इतना ऊंचे ओहदे पे है, तो थोड़ा उसके लिए जमीन पे तो उसको रख नहीं सकते, थोड़ा ऊंचे पे रखना होगा। तो दीवार में दो खूंटियां गाड़ी गई, दीवार में दो कीलें लगाई गई, उन पर एक लकड़ी का पटरा रखा गया, खूंटी पे लकड़ी का एक पट्टा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। यानी दीवार में खूंटा गाड़ के लकड़ी का पट्टा लगाया, कागज बिछाया और उस पर वकील साहब को बैठाया गया। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, सॉरी ये पेज मैंने पलटा नहीं। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया और नूरे ने वकील साहब को बैठा के उनको ऐसे ऐसे पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं। खस की टट्टियां का मतलब यहाँ वो गलत वाली मत सोचना, यहाँ पे टाटी की बात हो रही है। हम लोग टाटी बोलते हैं, खस की टाटी कूलर में लगाते हैं हम लोग, बांस की या खस की टाटी जो यूज करते हैं। तो पहले के समय में बड़ी बड़ी अदालतों में खस की टाटियां यानी बड़े बड़े पर्दे लगे होते थे बांस के, तो क्या करते थे, उसको गीला कर देते थे और फिर जो हवा ऐसे झलते थे तो उससे आने वाली ठंडी हवा आती थी कूलर की तरह। तो पहले के समय अदालतों में वो खसखस की पर्दे, आप कह लो खसखस के जो पर्दे थे वो लगे रहते थे, बिजली के पंखे थे, तो उसको चलाते थे। अब वो कह रहे यहाँ मामूली पंखा भी ना हो, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या एक छोटा मोटा पंखा भी ना हो, तो इसलिए वो भाई साहब पंखे से हवा करने लग गए। कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं, मतलब पंखा करना इसलिए जरूरी है कि कानून की गर्मी, यानी बहुत वकील को भेजा लड़ाना पड़ता है, ये दिमाग में गर्मी चढ़ गई तो उनको हवा करते रहो। बांस का पंखा आया, बांस का पंखा होता है वो आया, हाथ से झलने वाला, और फिर नूरे हवा करने लगे, पंखा झलने लगे वकील साहब को। पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से सीधा मृत्यु लोक में आ रहे। कहा तो उसने ऊपर उनको स्वर्ग लोक में बैठा रखा था, और जैसे ही पंखे की हवा से या जाने उसके पंखे की चोट से वो सीधे नीचे धरती पे आ गए। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, मिट्टी का बना हुआ चोला जो था वो मिट्टी में ही मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। घूरे पर मतलब जहाँ कचरा या जो खराब वेस्ट डाला जाता है वहां पे ले जाके उनके टूटा हुआ टुकड़े जो खिलौने के वो थे अवशेष वो डाल दिए गए। तो इस तरीके से वकील साहब का भी अंत हो गया। अब रहा महमूद का सिपाही। अब कौन बचा? महमूद का सिपाही बचा। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। उसको फटाफट उन्होंने चार्ज दे दिया कि तुम गांव में अब पहरा दोगे जाके। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों पर चले, वह पालकी पर चलेगा। उन्होंने कहा भाई ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, सिपाही है, अपने पैरों पे क्यों चलेगा, पालकी पे चलेगा। अब पालकी का इंतजाम हुआ। पालकी समझते हो, 4 लोग जैसे बैठा के जिस पे चलते हैं। तो उन्होंने पालकी बनाने के लिए क्या किया, एक टोकरी आई, उसमें लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटा दिया गया उनको। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर चलाने लगे। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लो
सोने वाले जागते रहो तोतली भाषा में है, सोने वाले जागते रहो, यानी वो खुद नूरे ने टोकरी बनाई, टोकरी में सिपाही को लेटाया, खुद ने तो सिर पे रख लिया और चल दिया पहरा देने, और उसके आजू बाजू उसके दोनों छोटे भाई जो थे वो चिल्लाते हुए जागते रहो सोने वालों, जागते रहो चिल्लाते हुए वो चलने लगे। तो यहाँ पे ये सोने वाले जागते रहो, ये तोतली भाषा में बच्चों की बात कही है। और द्वार का चक्कर लगाने लगे, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। टांग में विकार मतलब एक टांग टूट जाती है उनकी। अब वो अचानक अंधेरे में चल रहे थे तो क्या हुआ, रात तो अंधेरी होनी चाहिए, तो अंधेरी रात में चक्कर लगाएंगे तो दिखेगा नहीं आगे, ठोकर लगी उसको और वो गिरा, टोकरी गिरी और टोकरी गिरते ही सिपाही जो था उसका खिलौना टूट गया, टांग एक टूट गई, टांग में विकार आ गया, मतलब लंगड़ा हो गया वो सिपाही। और उनकी महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, उसे ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है कि अब कम से कम एक जगह आराम से तो बैठ सकता है। एक टांग से न तो चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है और उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उससे जितना चाहे रूपांतर कर सकते हो, कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब देखो इस खिलौने का क्या हश्र हुआ वो सुनो। तो पहले तो खिलौना टूट गया, उसकी एक टांग टूट गई, तो महमूद को लगा कि अरे मैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं तो जोड़ सकता हूँ ये टांग। फिर पता चला गूलर का दूध मिले तो उससे टांग जोड़ दी जाएगी। गूलर का दूध एक थोड़ा चिपचिपा होता है, जैसे रबड़ होता है, तो उससे उन्होंने कोशिश की लेकिन वही टांग नहीं जुड़ी। जैसे ही उन्होंने किया शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन जो इसने किया था टांग को जोड़ने का, वो असफल हुआ, टांग टूट गई। तो क्या किया गया, अभी दोनों टांगे तोड़ दी गई बराबर करके। चलो कोई नहीं, अब ये पहरा चल के नहीं देगा, अब ये एक जगह बैठे बैठे ही पहरा देगा। अब वो सन्यासी हो गया, एक ही जगह बैठ गया। अब कभी कभी वो देवता बन जाता था, कभी कभी खेल खेल में वो उसको सिपाही छोड़कर देवता बना के उसकी पूजा करने लगते थे, भगवान बना लेते थे। फिर कभी कभी उसके सिर का जो झालरदार साफा था उसको खुरच दिया उन्होंने, और फिर कभी कुछ बना देते कभी कुछ बना देते। मतलब उस खिलौने को उन्होंने अनेक रूप दे दिए, किसी भी उपयोग में ले लेते थे, वो खेलते थे। और कभी कभी तो बाट ही बना लेते थे, जैसे बच्चे तराजू तराजू खेलते हैं ना, तो तराजू में एक तरफ चीज रखते हैं एक तरफ बाट, तो बाट के उपयोग में भी वो टूटा हुआ सिपाही ले लेते थे। तो कहने का मतलब सिपाही के खिलौने की दुर्गति हो गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब मियाँ हामिद का क्या हुआ, मियाँ हामिद जो थे उनका क्या हाल हुआ ये सुन। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। हामिद को जैसे आया जाना वैसे ही अमीना जो उसकी दादी थी भाग कर आई और तुरंत उसको उठाकर गोद में प्यार करने लगी। और उसके जब नजर पड़ी कि ये चिमटा लाया है तो बड़ी चौंक गई, बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या लाया। तो उसने पूछा ये चिमटा कहाँ था। तो बोला मैंने मोल लिया है, मतलब मैंने खरीदा है। क्या पैसे में, कितने पैसे में। 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। दादी को गुस्सा आया कि तूने सारा दिन निकल गया, 3 पैसे दिए थे कि कुछ खा लेना, भूखा प्यासा, कुछ ना खाया ना पिया ना मस्ती की, और बस 3 पैसे का ये चिमटा उठा लाया। और मतलब दादी को उस पर गुस्सा आ रहा था कि उसे बच्चे की चिंता थी कि भूखा है, कुछ खा लेता तो ज्यादा अच्छा था, ये चिमटा क्यों ले आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने उसे लिया। जैसे उसको लगा उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, तो अपराधी के भाव से उसने कहा कि मैंने सोचा कि तुम्हारी उंगलियां तवे पे जल जाती हैं रोटी उतारते वक्त, तो मैंने इसलिए ले लिया। अब आगे क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।
नहीं तो सारा मजा ही खराब हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो दो छोटे से पैराग्राफ है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स आप फाइंड आउट करेंगे। आज जाकर पूरा लेसन पढ़ना, फाइंड आउट करना, शब्दार्थ चाहो तो लिख लेना और प्रश्नों के उत्तर जो है वो ढूंढ के टिक करना। कल मैं सारे प्रश्नों के, नेक्स्ट क्लास में सारे प्रश्नों के आंसर आपको बताऊंगी और यही काम होमवर्क में करने को दूंगी। ठीक है, ओके। तो आप लोग फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, रीड लेसन 2 एंड फाइंड आउट ऑल क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ओवर। अच्छे से सावन का मजा लो, बारिश देखो, मस्ती करो। गॉड ब्लेस यू, बाय।